बहुत स्वागत। सुर्खियों के बाद खबरें विस्तार से। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। 2036 में होने वाले ओलंपिक गेम्स को लेकर मध्य प्रदेश में तैयारियां शुरू हो गई हैं। भोपाल के नाथू बरखेड़ा में वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनाया जा रहा है। इसमें एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम होगा, 10,000 दर्शकों की क्षमता वाला एक फुटबॉल ग्राउंड, 4,000 लोगों की क्षमता वाले 2 हॉकी ग्राउंड। सीएम शिवराज के भूमि पूजन के बाद एथलेटिक्स, बैडमिंटन के इंडोर स्टेडियम नवंबर तक बनकर तैयार हो सकते हैं। खेड़ा में इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम बनने वाला है, जहां पर फुटबॉल से लेकर हॉकी और क्रिकेट का भी स्टेडियम होगा। और स्पोर्ट्स डायरेक्टर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, अभी हमने देखा कि लगातार मध्य प्रदेश में कई वर्ल्ड कंपटीशन हुए स्पोर्ट्स को लेकर। अब एक नया स्टेडियम बनकर तैयार हो रहा है, तो क्या उसको लेकर प्रोग्रेस है? अभी स्टेडियम का माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी भूमि पूजन किया है और इसका निर्माण कार्य अभी चालू हुआ है। और जो इसका निर्माण कार्य है वो एमपी रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन कर रही है और हम लोग लगातार काम की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी भोपाल को एक नया स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मिल जाएगा। सर, किस तरह की सुविधाएं होंगी, किस तरह के स्टेडियम होंगे, वहाँ पे क्या स्ट्रक्चर होगा? अभी जो इनिशियली एथलेटिक्स और हॉकी की फील्ड और स्टेडियम पवेलियन तैयार किया जा रहा है। आगे की डीपीआर एमपीआरडीसी बनाने का काम चल रहा है, उस पर भी विचार मंथन चल रहा है। जैसे ही डीपीआर फाइनल होगी और उसके बाद जब उसको डीपीआर को मंजूरी मिल पाएगी, उसी समय ये बात बताना उचित होगा कि उसमें और क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं। सर, कितने लोग उसमें बैठकर मैच देख सकेंगे? फुटबॉल का हो, हॉकी का हो, क्रिकेट का हो? जैसा कि मैंने बताया, अभी डीपीआर बनाने का काम चल रहा है। अभी जब डीपीआर फाइनल होकर अप्रूव हो जाएगी तभी ये बताना ठीक हो पाएगा कि कितने लोगों की कैपेसिटी रहेगी स्टेडियम में और क्या क्या उसमें सुविधाएं उपलब्ध। सर, वाटर स्पोर्ट्स को लेकर भी कुछ नया? वाटर स्पोर्ट्स के लिए भी सर्वे चल रहा है। अलग अलग शहरों में हमारी टीम जा रही है और जहां जहां वाटर स्पोर्ट्स के नए केंद्र खोले जा सकते हैं उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। सर, ओलंपिक की मेजबानी भी भारत कर सकता है। गुजरात सरकार ने इसको लेकर तैयारी कर दी, मध्य प्रदेश भी उसका एक पार्ट हो सकता है। उसके लिहाज से भी हमारी कुछ तैयारी है? आप लोगों की शुभकामनाएं अगर साथ में रहेंगी तो अगर भारत को मेजबानी करने का मौका मिलेगा तो जरूर मध्य प्रदेश उसमें सहभागिता करेगा। बहुत ही अच्छा लगेगा हम लोगों को भी इस बारे में। कुछ और वर्ल्ड टूर्नामेंट सर, या नेशनल लेवल के कुछ टूर्नामेंट यहाँ? टूर्नामेंट हम लोगों का प्रयास है कि लगातार जो खेल विभाग है, जो भी हमें टूर्नामेंट मिल सकते हैं, हम उन टूर्नामेंट को लेने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारी ये मंशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा खेल के बारे में सुविधाएं हम लोगों को उपलब्ध कराएं, खिलाड़ियों को उपलब्ध कराएं और ज़्यादा से ज़्यादा टूर्नामेंट हम लोग मध्य प्रदेश। सर, जो स्टेडियम है वो कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? कुछ इसका टारगेट फिक्स किया है? देखिए, ये जो टारगेट है वो निर्माण एजेंसी तय करती है। अभी एक बार डीपीआर पूरी हो जाए उसके बाद ही निर्माण पे फिर आगे बात होगी कि निर्माण कब तक पूरा होना। तो भोपाल में वर्ल्ड क्लास स्टेडियम बनाकर तैयार किया जा रहा है, जिसमें फुटबॉल, हॉकी से लेकर क्रिकेट खेल की भी सुविधा होगी और जल्द से जल्द इसको तैयार करने की कोशिश की जा रही है। कैमरा पर्सन मोहसिन के साथ अनुराग श्रीवास्तव, न्यूज 18 भोपाल। और अब दिल्ली से बड़ी खबर। सिंधिया का राहुल गांधी पर हमला। राहुल गांधी कानून से ऊपर नहीं। कांग्रेस के लिए कुछ लोग फर्स्ट क्लास सिटीजन हैं, हम आप थर्ड क्लास सिटीजन। ये बात कही है केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। अत्यंत आश्चर्यजनक वाक्य रहा राहुल गांधी जी के द्वारा कि मैं गांधी हूं और गांधी कभी माफी नहीं मांगते। और इसी के साथ साथ जो कांग्रेस की विचारधारा और कांग्रेस की नीति सदैव रही है कि जहां पार्टी के वरिष्ठ नेता, संसद के उपनेता ने संसद में कहा कि गांधी परिवार के लिए न्यायालय में अलग नियम होने चाहिए, ये इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस पार्टी के लिए कुछ लोग फर्स्ट क्लास सिटीजन्स हैं और आप और हम सारे के सारे थर्ड क्लास सिटीजन्स हैं। और अब भोपाल से बड़ी खबर। मध्य प्रदेश की राजनीति में अब शायराना अंदाज आने लगा है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने निशाना साधा है कमलनाथ पर। शायराना अंदाज में एक गाने के बोल का उन्होंने इस्तेमाल किया है। तेरा कसूर, दोनों सत्ता के नशे में चूर, न इनका कसूर न उनका कसूर।
दोनों सत्ता के नशे में चूर, न इनका कसूर न उनका कसूर, न इनने सिग्नल देखा न उनने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा। अब ये एक्सीडेंट और कसूर आपका ये था कि आप अपनी पार्टी को ही नहीं संभाल पाए। आपका कसूर था कि आपने किसान को धोखा दिया 10 दिन में 2 लाख माफ करने का कह के। आपने 4,000 रुपया महीना कह के नौजवान को धोखा दिया, ये कसूर था आपका। आपने गरीबों की योजना संबल बंद कर दी, संबल में कोई राशि नहीं डाली, ये कसूर था आपका। तीर दर्शन योजना आपने औपचारिक कर दी, टोकन कर दी, ये कसूर था आपका मध्य प्रदेश का। आप कसूर पूछ रहे हो, आपको कांग्रेस के लोग ही पूरा कसूर बता देंगे। कांग्रेस के लोग ही पूरा कसूर बता देंगे। सहयोगी अनुराग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुराग, एक्सीडेंट हो गया रब्बा रब्बा, और अगर आप कसूर पूछेंगे तो कांग्रेस ही बता देंगे। अनुराग। बिल्कुल ललित, देखिए कमलनाथ एक दिन पहले इंदौर में पहुंचे थे और तब उनसे मीडिया के लोगों ने सवाल किया था कि क्या टैगलाइन इस बार के चुनाव में कांग्रेस पार्टी की होगी। तब उसके जवाब में कमलनाथ ने कहा था कि हमारी टैगलाइन ये होगी कि मेरा क्या कसूर, यानी कि 15 महीने सत्ता में रहने के बाद जिस तरीके से सत्ता से बेदखली हुई, उसकी सहानुभूति कहीं ना कहीं कमलनाथ बटोरने की कोशिश में। लेकिन अब गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि कमलनाथ के सत्ता में रहते हुए क्या क्या कसूर हुए। गृह मंत्री ये कह रहे हैं कि न किसानों का कर्जा माफ किया गया, न बेरोजगारों को स्टाई फंड दिया गया, संबल और तीर दर्शन जैसी योजनाओं को बंद कर दिया गया, ये कसूर कमलनाथ का रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात कि अभी तक राजनीति में जिस तरीके से वार पलटवार हो रहे थे, उसमें अब नेताओं का शायराना अंदाज भी देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कमलनाथ पर जब जवाबी हमला बोला तो उसके जवाब में कुछ शायराना अंदाज में जरूर तंज कसते हुए वो नजर आए। तो कुल मिलाकर अभी तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। भूपेन गुप्ता साहब इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भूपेन जी, गृह मंत्री का बयान, दोनों सत्ता के नशे में चूर, न इनका कसूर न उनका कसूर, इस गाने का जिक्र किया उन्होंने, और फिर वही आरोप लगाए हैं किसान कर्ज माफी, 4,000 रुपए महीना देना, संबल योजना बंद कर देना। जी प्लीज। हजारों जो है बलात्कार, व्यभिचार, अकाल मौतें मध्य प्रदेश में हो रही हैं। मध्य प्रदेश का गृह मंत्री गाने गा रहा है, फिल्मी गाने गा रहा है, फिल्मी हीरोइनों की बिकनी पर नजर डाल रहा है। ये मध्य प्रदेश का आज का हाल है जो जनता देख रही है। 15 महीने में कमलनाथ 27 लाख जो है किसानों से घिरे थे, जिनके एक एक फोन नंबर के तहत सूची दी थी शिवराज सिंह जी को। ये काम किया उन्होंने 1 करोड़ लोगों को जो है 98 लाख लोगों को 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी है, जिसमें आज ये सरकार लूट रही है। और 1-1 हजार, 1.5 हजार, 2-2 मंत्री को बयान दे के कहना पड़ता है कि बिल ज्यादा आए तो आप भरना मत। कहाँ है वो मुख्यमंत्री जी? कौन सी सरकार चला रहे हैं आप जी? ये क्या भूपेन जी चुनावी आपको लगता है कि इस तरह के बयान, और जब भी आप ये जिक्र कर रहे हैं, इवेंट का जिक्र कर रहे हैं, फिर बात आईफा पर भी आती है, आप पर भी सवाल उठते हैं। जी भूपेन जी, आपको आवाज मिल रही है मेरी? चलिए, भूपेन गुप्ता साहब हमारे साथ जुड़े थे। अनुराग लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अनुराग, अभी भूपेन गुप्ता साहब ने जिक्र किया, इवेंट का भी वो जिक्र कर रहे थे। हालांकि जब भी इवेंट का जिक्र होगा या इस तरह की बातें आएंगी तो फिर सवाल आईफा पर भी उठेंगे, जिसका आयोजन होना था, हो नहीं पाया। ये और बात है कि मध्य प्रदेश में सरकार के ही एक हिस्से रहे मंत्री, मेरा ख्याल है, उनसे पूछा गया था तो उन्होंने कहा हमें इवेंट से कोई दिक्कत नहीं। तो दोनों तरफ है मामला। जी अनुराग। बिल्कुल ललित, देखिए कई तरह के सवाल उठेंगे यदि जिस तरीके से भूपेन गुप्ता इस बात का जिक्र कर रहे थे कि फिल्मी हीरोइनों की तरफ ध्यान दिया जा रहा है, तो बीजेपी भी ये सवाल पूछती रही है कि आईफा अवार्ड जैसे आयोजन क्या मध्य प्रदेश जैसे विकासशील राज्य के लिए जरूरी थे। कई तरह के सवाल जो है उस समय विपक्ष में रहते हुए भी बीजेपी ने उठाने का काम किया, और अब जबकि कांग्रेस सत्ता से बाहर है तब भी इसी मामले को लेकर बीजेपी के नेता कांग्रेस और तत्कालीन कमलनाथ सरकार
को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके के कई सवाल आने वाले दिनों में भी दिखाई देंगे। हम देख भी रहे हैं कि मुख्यमंत्री लगातार कमलनाथ से उनके वचन पत्र को लेकर हर दिन सवाल पूछने का काम कर रहे हैं। वहीं कमलनाथ भी मौजूदा सरकार से सवाल पूछने का काम कर रहे हैं, लेकिन जनता इस बात का इंतजार कर रही है कि जवाब निकलकर कहां से आएगा। लेकिन आने वाले दिनों में इसी तरीके के सवाल और देखने को मिलेंगे और जब चुनाव आएगा तो जनता फैसला करेगी कि किसके सवालों में दम था और किसके काम में दम था। इसका फैसला जनता जनार्दन को करना है। लेकिन उससे पहले अभी जब तक चुनाव नहीं होते हैं तब तक इस तरीके के नज़ारे, इस तरीके के सवाल, इस तरीके के तंज और इस तरीके के शायराना अंदाज और देखने को मिल सकते हैं। ललित, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी अनुराग विस्तार से जानकारी दे रहे थे। भूपेंद्र गुप्ता साहब भी हमारे साथ जुड़े, पर तकनीकी दिक्कत के चलते कॉल ड्रॉप हुआ। अब दिल्ली से बड़ी खबर आपको बताएं, कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ती जा रही है। देश में जिस तरीके से कोरोना के मामले बढ़े हैं, कोरोना ब्रेकिंग आपकी स्क्रीन पर, 24 घंटे में 4,435 नए मामले सामने आए। एक्टिव मरीजों की बात कर ली जाए 23,901, सामान्य भाषा में करीब 24,000। 23,901 मरीज हो गए हैं एक्टिव केसेस। पॉजिटिविटी रेट, संक्रमण की दर बढ़कर 3.38%। और पिछले 24 घंटे में कोरोना के चलते 11 लोगों की जान चली गई। कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ती जा रही है। बीते 24 घंटों में 4,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिसके बाद जो एक्टिव संख्या है वो 23,000 के पार हो गई है। तो लगातार इसी तरीके से जो है केसेस बढ़ते जा रहे हैं। वहीं दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में भी लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटों में 11 मौतें हुई हैं। 4 मौतें महाराष्ट्र में हुई हैं, वहीं गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हरियाणा, दिल्ली, इन सब में एक एक मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं मौतों का आंकड़ा भी जो है वो बढ़ने लगा है। वहीं डॉक्टर, एक्सपर्ट्स लगातार ये कह रहे हैं कि ये जो वेरिएंट है XBB 1.16 ये तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन अभी ये इतना सीरियस नहीं है। तो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि एहतियात रखें और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। कैमरामैन रविंदर के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। इधर मध्य प्रदेश में भी लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। प्रदेश में बढ़ते कोरोना मरीजों को लेकर गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का बयान आया है। 24 घंटे में 26 नए मामले सामने आए हैं। एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 250। सरकार ने पूरे इंतजाम किए हैं, अस्पतालों में पर्याप्त इंतजाम हैं। घंटे में 26 नए प्रकरण कोरोना के प्रदेश के अंदर आए हैं। अभी तक कुल एक्टिव केस जो है वो प्रदेश में 250 है। विशेषज्ञों की, डॉक्टरों की मत ऐसा है कि ये गंभीर किस्म का नहीं है, वायरल टाइप का है। लेकिन सरकार के इंतजामात पूरे हैं। हर स्थान पे, चाहे ऑक्सीजन हो, चाहे बेड हो या दवाएं हो, सभी की पर्याप्त उपलब्धता है। और रायपुर से मिल रही है बड़ी खबर, गिरीश देवांगन को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं गिरीश देवांगन। दीपक बैज कांग्रेस के प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बन सकते हैं। कांग्रेस में बदलाव के साथ साथ चुनाव की तैयारी भी तेज होगी। तो लगातार संगठन में बदलाव की सुगबुगाहट, अटकल और उसके बाद अब बयान निकलकर सामने आने लगे। सुगबुगाहट के दौर से बयान के दौर तक मामला पहुंच गया है। गिरीश देवांगन को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हो सकते हैं और दीपक बैज को छत्तीसगढ़ कांग्रेस की कमान दी जा सकती है। माना यह जा रहा है कि सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है। कल उनकी एक फोटो भी सामने आई है। दीपक बैज को कमान देने के कई मायने हैं चुनावी साल में। इन सब के बीच एक अपडेट यह भी कि गिरीश देवांगन छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष हो सकते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, गिरीश देवांगन को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। दीपक बैज को कमान मिलने की बात भी लगातार सामने आ रही है।
तो जल्द ही इस बात का ऐलान भी किया जा सकता है। इसके बीच बड़ा अपडेट यह भी मिल रहा है। सहयोगी ममता हमारे साथ जुड़ी हुई है। ममता, सुगबुगाहट अब बयानों में बदलने लगी है धीरे धीरे, बड़ा बदलाव। गिरीश देवांगन की भी जिम्मेदारी बदली जा सकती है, बढ़ सकती है। जी बिल्कुल, देखिए गिरीश देवांगन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है और लगभग ये माना जा रहा है कि नाम तय है। दूसरी बात अगर हम बात करें तो दीपक बैज का नाम भी एक तरह से कि सिर्फ औपचारिक घोषणा बची हुई है। दीपक बैज को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा, वहीं गिरीश देवांगन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाएगा। इसके पहले भी अगर हम बात करें तो जब प्रदेश अध्यक्ष के बदलाव की जब बात आ रही थी तो चर्चा में जो है वो अमरजीत भगत तो थे ही, लेकिन गिरीश देवांगन का नाम भी उस चर्चा में पहले था। लेकिन उसके बाद में जो मजबूत नाम के तौर पे फिर अमरजीत भगत का नाम आया था, लेकिन अमरजीत भगत का ये कहना है कि उन्होंने शायद जिम्मेदारी को लेने से में थोड़ी सी असहमति जताई। उसके बाद में खासतौर पर अगर बात करें तो दीपक बैज को ऐसा चेहरा माना गया, दोनों ही तरफ समन्वय वो कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ ही जो कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पे जो है वो गिरीश देवांगन जो है उनका नाम वो किया गया, तय हो गया है। जी जी, तो ऐसा लग रहा है ममता के संगठन के स्तर पर अभी और तब्दीलियों की भी खबर मिलेगी। ममता, 2023 की तैयारियों को लेकर कांग्रेस जो है वो पूरी तरीके से तैयारियों पर जुट गई है और जाहिर तौर पे समय बहुत कम है और ऐसे में जो है इस बात को लेकर खासतौर पे अगर बात करें तो ये कोशिश की जा रही थी कि जल्दी से जल्दी जो है वो अध्यक्ष का नाम तय हो जाए और उसके साथ ही ये भी कोशिश की जा रही थी कि अध्यक्ष के नाम के तय के साथ में संगठन में बाकी जो पद है उनके भी जो नाम है वो तय हो जाए और यही वजह है जो ठीक ठीक, धन्यवाद ममता इस तमाम जानकारी के लिए। रिसेप्शन पर दूल्हे के घर एक गिफ्ट आता है। यह तोहफा था होम थिएटर का। दूल्हे के हाथ में ये नहीं दिया जाता बल्कि उसे मंडप में रखकर कोई चला जाता है। गिफ्ट का सारा सामान खुलता है, फिर दूल्हा कहता है कि चलो होम थिएटर चलाकर जरा जश्न मनाया जाए। देखिए। वो एकदम काला टाइप का निकला, एकदम भाग से ऊपर। ऑन करने के लिए मतलब वो जो वायर था उसके साथ ज्वाइंट कर रहे थे। उतने समय फिर मेरे को बुआ इधर आवाज़ लगा दी कि इधर आओ करके, तो मैं जस्ट बाहर निकली और थोड़ा सा उधर गई थी। उसके बाद फिर वो एकदम से मतलब ब्लास्ट हुआ तो पूरा धुआं अंधेला था। दूल्हा दुल्हन और वो उसके निशाने पर था दूल्हा, उसके टारगेट पर थी दुल्हन। रिसेप्शन में आया हत्यारा, दुल्हन का प्रेमी लाया होम थिएटर। होम थिएटर में ब्लास्ट, दूल्हे की मौत। दिलजले आशिक की विस्फोटक साजिश। प्रेमी का इंतकाम, मौत का तोहफा। वो मेरी नहीं तो किसी और की नहीं। ये खुशियों के रंग थे हेमेंद्र और ललिता की जिंदगी के। दूल्हा दुल्हन की नई जिंदगी की शुरुआत होने वाली थी। इन्हीं खुशियों के पलों को रिश्तेदार मोबाइल में कैद कर रहे थे। मंडप सजा, बारात गई, शादी हुई, दूल्हा दुल्हनिया को बिहा कर घर लेकर आया। नई बहू का सबने दिल खोलकर स्वागत किया। सब तरफ खुशियां ही खुशियां थी। लेकिन तभी शादी वाले घर में एक तोहफा आया था।
दूल्हे हेमेंद्र ने शादी में आए होम थिएटर को चालू करके बस गाना सुनना चाहा। उस वक्त कमरे में दूल्हे हेमेंद्र का मंजुला भाई भी मौजूद था और कुछ रिश्तेदार भी। भाई शादी वाले घर में कुछ नाच गाना तो होना चाहिए, लेकिन जैसे ही होम थिएटर का प्लग लगा, बटन चालू हुआ, उसके बाद जो हुआ वो दिल दहलाने वाला है। अचानक होम थिएटर में ब्लास्ट हुआ। धमाका इतना जोरदार था कि उससे दूल्हे हेमेंद्र की जान ही चली गई। दूल्हे के मंझले भाई की भी इसी ब्लास्ट में मौत हो गई। शादी वाले घर में मातम छा गया। आखिर किसने दिया था ये मौत का तोहफा? कवर्धा के चमारी गांव में जो हुआ वो रोंगटे खड़े करने वाला है। जो सामान बाहर था उसको अंदर रूम में सेटअप कर रहे थे, तो अलमारी ले जाए थे। अलमारी को ले जाने के बाद फिर जो छोटा अलमारी था उसको भी ले जाए और फिर उसके ऊपर मतलब जो बॉक्स था, बॉक्स को खोलने के बाद फिर जो उसका थर्माकोल भी नहीं निकाले थे नीचे का, बस ऊपर ही का निकाले थे फ्रंट का। और फिर उसको ऑन करने के लिए मतलब वो जो वायर था उसके साथ ज्वाइंट कर रहे थे। उतने समय फिर मेरे को बुआ इधर आवाज़ लगा दी कि इधर आओ करके, तो मैं जस्ट बाहर निकली और थोड़ा सा उधर गई थी। उसके बाद फिर वो से मतलब ब्लास्ट हुआ तो पूरा धुआं अंधेला था। कट का आवाज है, तेल में बजा के देख में से करके लाइट में ऐसे जोड़े। ओकर बाद फिर वो घुटने छो गई, ब्लास्ट हो गया। वो एकदम काला टाइप का निकला, एकदम भाग से ऊपर। उसके बाद फिर बोधक को वहीं छोड़ दिया और दौड़ते दौड़ते आया तो एक लड़का इधर फेंका हुआ था, एक लड़का उधर फेंका हुआ था। और जो वो लड़के स्पॉट में खत्म हुआ, तुरंत उसको मेरे को पता नहीं था कि लड़के खत्म हुए ऐसे। कवर्धा के रेंगाखाड़ थाना इलाका चमारी गांव में सब दहशत में थे। शादी वाले घर में आखिर ब्लास्ट की ये कहानी क्या थी? ब्लास्ट भी इतना जोरदार कि छप्पर के परखच्चे उड़ गए, दीवार निस्ता नाबूद हो गई। अलमारी की हालत और ये बिखरा सामान आखिर किस इंतकाम की कहानी को बयां कर रहा था? देख सकते हैं घर की स्थिति क्या है। जिस तरह से यहाँ का घर का मंजर देख के आप समझ सकते हैं कि कितना इसमें भयानक विस्फोट हुआ, जिसके चलते जो 2 लोगों की इसमें मर्दनाक मौत हुई है, 5 से ज़्यादा लोग घायल हुए हैं। और सामानों की स्थिति आप देख सकते हैं, घर का पूरा छप्पर उड़ गया और सामान जो है पूरी तरह से तहस नहस हो चुके हैं। और ये अलमारी जो देखिए, जिस अलमारी में किसी हिस्सा भी सही सलामत नहीं बचा है। मौके वारदात पर पुलिस की टीम पहुंची, फॉरेंसिक टीम भी। एक बात तो साफ थी कि होम थिएटर में ब्लास्ट हादसा नहीं था, बल्कि कोई था जिसने होम थिएटर में ब्लास्ट की साजिश रची थी। रिसेप्शन वाले दिन कोई दूल्हे के घर आया था और वो ये मौत का गिफ्ट लाया था। मंडप के नीचे होम थिएटर को रखा, जिस होम थिएटर में विस्फोटक था। आरोपी के टारगेट में दूल्हा और दुल्हन दोनों थे, या घर का कोई भी सदस्य हो सकता था, पर मुख्य तौर पर ये 2 थे। पुलिस की तहकीकात में दुल्हन का प्रेमी सरजू मरकाम निकला इस साजिश का मास्टरमाइंड। आरोपी सरजू मरकाम बालाघाट के मंडई के छपला का रहने वाला है। आखिर कैसे रची गई थी ये साजिश? खुलासा होश उड़ाने वाला है। कवर्धा से मनीष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। वो हम सफर जो एक होने से पहले जुदा हो गए, 7 जन्मों का साथ जो 7 दिन का भी नहीं रहा। कवर्धा के रेंगाखाड़ थाना इलाके में जिस गांव में शादी में तोहफे में मिले होम थिएटर में ब्लास्ट हुआ, उसकी साजिश 5 दिन पहले रची गई थी। गिफ्ट के लिए होम थिएटर खरीदा गया और उसमें भरा गया 1.5 किलो विस्फोटक। हत्यारे प्रेमी के निशाने पर थे दूल्हा और दुल्हन। क्यों दूल्हे हेमेंद्र को शादी पर मिला मौत का तोहफा? तफ्तीश में अभी भी तस्वीर साफ नहीं थी, लेकिन मोबाइल की डिटेल्स कई राज खोल रही थी। होम थिएटर जो शादी के गिफ्ट में मिला, आखिर उसे कौन लाया था? पुलिस की टीम उस दुकानदार तक पहुंची जहां से होम थिएटर खरीदा गया था और फिर मिला
पुलिस को कातिल सरजू मरकाम का पता, जो एमपी के बालाघाट के मंडई के चपला का रहने वाला है। में थाना रिंगाखार में मर्ग क्रमांक 4 और मर्ग क्रमांक 5 कायम है। साथ ही साथ इसमें अपराध पाए जाने से थाना रिंगाखार में अपराध क्रमांक 11 धारा 302, 307 आईपीसी और 3-5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत में कार्रवाई किया है। सरजू मरकाम और दूल्हे हेमेंद्र की भला ऐसी क्या दुश्मनी थी? दरअसल सरजू दुल्हन ललिता का प्रेमी निकला, जो इस शादी से नाराज था। 2020 से दोनों के बीच अफेयर था। जांच में ये बात सामने आई कि सरजू मरकाम अपनी प्रेमिका को भगाना चाहता था, लेकिन लड़की ने मना कर दिया। वो चाहती थी सरजू घर वालों से उसका हाथ मांगे। सरजू पहले से शादीशुदा था, 2 बच्चों का बाप। जो थाना रिंगाखार के ग्राम चमारी का एक ब्लास्ट वाली जो घटना थी, उस पर उसका खुलासा पुलिस के द्वारा किया गया है। इसमें जो दुल्हन है, दुल्हन के साथ में संबंध रखने वाला एक आरोपी संजू मरकाम को गिरफ्तार किया गया है। हत्यारे प्रेमी सरजू को प्रेमिका की शादी की खबर लगी। वो तिलमिला उठा। सगाई तक वो प्रेमिका को समझाता रहा, लेकिन वो नहीं मानी। फिर 30 तारीख को उसने ये साजिश रची। पेशे से मैकेनिक सरजू, जो इलेक्ट्रिक सिस्टम का जानकार है, उसने होम थिएटर खरीदा। उसमें 1.5 किलो विस्फोटक भरा, मौत का सामान यानी बम तैयार किया और रिसेप्शन वाले दिन दूल्हे के घर ये गिफ्ट ले गया। मंडप में होम थिएटर रखा, जिसके निशाने पर दूल्हा दुल्हन और घर वाले थे। उसके द्वारा जब शादी नहीं किया गया लड़की के द्वारा इसके साथ में, तब साजिश के तहत में तैयार एक आईडी तैयार किया गया, जिस पर अमोनियम नाइट्रेट और फटाके का बारूद व पेट्रोल मिलाकर के एक साउंड सिस्टम रहता है, उसमें एक तैयार किया गया, विस्फोटक तैयार किया गया और उस पर विस्फोटक को बिजली के माध्यम से जब कनेक्ट किया गया था, वो ब्लास्ट हो गया। हत्यारे प्रेमी सरजू ने शादी से पहले प्रेमिका को कह दिया था, उस घर में तुम कभी खुश नहीं रहोगी। इस सिर्फ प्रेमी का इंतकाम, होम थिएटर में ब्लास्ट, मौत का ये तोहफा सबके होश उड़ा गया। कवर्धा से मनीष मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। खबरें जारी रहेंगी। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा।